हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स तड़का। तो आज की जो लेक्चर है हम उसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स, राइट, और सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, और अगर लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो फ्रिक्शन भी अभी कवर कर लेंगे इसी लेक्चर में। तो अभी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले होती है फोर्स की बात। ठीक है, जो काइनेमेटिक्स था अब तक उसमें फोर्स का डिस्कशन नहीं आया था। ठीक है, लेकिन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जैसे ही स्टार्ट होता है वहाँ पे हमें फोर्स का डिस्कशन करना पड़ता है। ठीक है, फोर्स का डिस्कशन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि मोशन क्यों हुआ है। मोशन इसलिए हुआ है क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लग रहा है, इसलिए वो मूव कर रहा है, राइट। काइनेमेटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन स्टडी नहीं करते हैं, जो कि फोर्स है। वहाँ पे हम मोशन को स्टडी करते हैं, कोज को स्टडी नहीं करते। लेकिन यहाँ पे हम कोज को भी स्टडी करते हैं। देखो, जो फोर्स है, फोर्स में जैसे हमारे पास बेसिकली फोर टाइप के फोर्स पढ़ते हैं हम। ठीक है, एक तो होता है ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वन इज न्यूक्लियर फोर्स, and fourth one is strong nuclear and we can say weak nuclear force, right, both of them, strong nuclear और वीक न्यूक्लियर। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली फोर कैटेगरीज है। ठीक है, अब देखो, जो कॉमन फोर्सेस हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए इसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, वो है एक तो वेट के बारे में पता होना चाहिए। नंबर वन, वेट। वेट, वेट यानी कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे इस तरह से कोई पर्सन है, सपोज करो इस तरह से, अगर वो ग्राउंड पर खड़ा है तो कितना वेट लगता है उसका नीचे की तरफ, होता है हमारा mg। ठीक है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, m और g को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इतना फोर्स डाउनवर्ड लगता है, राइट। ये तो हो गया वेट हमारा। सेकंड वन इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस, सेकंड वन इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देखो, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमारे दो टाइप के फोर्स आ जाते हैं यहाँ पर। एक तो होता है नॉर्मल फोर्स और एक होता है हमारा यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, यानी कि जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं तो वहाँ पर ये दो टाइप के फोर्सेस लगते हैं, नॉर्मल और फ्रिक्शन। देखो, जैसे ये पर्सन था, ये ग्राउंड पर था इस तरह से, ये पर्सन हमारे ग्राउंड पर है। ठीक है, तो mg फोर्स तो नीचे लगना ही लगना है, वो तो हमें पता है। दिस फोर्स इज mg, राइट। अभी देखो, ये पर्सन का जो फीट है वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। दिस इज नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस से अवे लगता है, राइट। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। जैसे सपोज करो कोई इंक्लाइंड प्लेन है इस तरह से, और यहाँ पर ये हम इस तरह से बॉक्स को रख देते हैं, तो नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा? जो सरफेस होगा कॉन्टैक्ट में उसके परपेंडिकुलर, जैसे ये सरफेस है कॉन्टैक्ट में, इसके परपेंडिकुलर इस तरह से हमारा लगेगा यहाँ नॉर्मल फोर्स। और mg कहाँ लगता है? mg लगता है परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। ठीक है, बिल्कुल डाउनवर्ड लगेगा अर्थ की तरफ। जैसे ये सरफेस है हमारा, ये इसके ऊपर रखा है, ये अर्थ है। ठीक है, तो बिल्कुल अर्थ की तरफ ऐसे लगता है mg, परपेंडिकुलर टू द अर्थ, राइट। और नॉर्मल लगता है परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ये हो गई हमारी नॉर्मल फोर्स की बात। फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है? फ्रिक्शन फोर्स, देखो, जैसे कोई भी सरफेस है, उस सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी किस तरफ है मूव करने की। जैसे सपोज करो अगर हमने इधर फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी होगी मूव करने की, उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, राइट, उससे अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बैकवर्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर बैकवर्ड, राइट। तो इस तरह से अपोजिट टू मोशन लगेगा। ठीक है, हमें टेंडेंसी देखनी है कि हमारा ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जो उसके साथ सरफेस है उसके कॉन्टेक्ट में कहाँ जा रहा है। ठीक है, देखो, ये बॉक्स है, ये सरफेस है, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है आगे की तरफ, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। ठीक है, तो बस ये कंसेप्ट आपने ध्यान में रखना है। और ये जो नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। ये नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स दोनों के दोनों ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखनी है। फिर एक आता है अपना टेंशन फोर्स, थर्ड वन इज टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, देखो, टेंशन फोर्स लगता है जैसे सपोज करो ये रस्सी है, रस्सी से हमने एक ब्लॉक को लटका दिया। ठीक है, तो टेंशन फोर्स लगता है एक जिस पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे अवे। ठीक है, जैसे इस पॉइंट पर अगर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो इससे
अवे लगेगा टेंशन फोर्स। अगर इस पॉइंट पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो इससे अवे लगेगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमेशा अवे लगता है, राइट। और ये टेंशन फोर्स भी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, राइट। अब फोर्थ वन इज स्प्रिंग फोर्स। फोर्थ वन इज स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। देखो जो स्प्रिंग फोर्स होता है ना, स्प्रिंग फोर्स में हुक्स लॉ फॉलो करता है। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ यानी कि जो फोर्स होगा हमारा वो लगेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक्स, ठीक है। ये होता है हुक्स लॉ वेयर एक्स इज द इलोंगेशन और कंप्रेशन, ठीक है। ये है इलोंगेशन, और कंप्रेशन, ये है हमारा हुक्स लॉ। लेकिन जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगाते हैं ना, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लिखा जाता है, तो माइनस के एक्स हो जाता है। नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा लगता है जिस साइड डिस्प्लेसमेंट हो रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे सबको, सॉरी, स्प्रिंग फोर्स की बात चल रही है ना, तो स्प्रिंग फोर्स हमारा, जैसे ये है स्प्रिंग और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, अगर हमने इसको इधर की तरफ फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगा इस तरह से, इलोंगेट हो जाएगा और हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में थी, एक्स डायरेक्शन इधर वाली तरफ थी, ठीक है, जिस साइड मैंने दिखाया है ये वाली डायरेक्शन में। तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से, ठीक है। तो ऑपोजिट टू एक्स लगता है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर माइनस साइन दिखाते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। तो ये तो हो गया हमारे कुछ फोर्सेस। अब देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, देखो अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिख रहा है ना, सपोज करो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर ये है रेस्ट में, तो आपने क्या करना है, वहां पर सभी फोर्सेस का जो वेक्टर सम है उसको जीरो कर देना है। यानी कि जो एफ नेट वेक्टर होगा वो होगा जीरो। और एफ नेट में कौन कौन से फोर्सेस आ जाएंगे? एफ एक्स में समेशन, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज है उनका सम, ठीक है, आई कैप, प्लस समेशन एफ वाई जे कैप, प्लस समेशन एफ जेड के कैप। आपने इसको जीरो के इक्वल रख देना है, ये आ जाएगी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहाँ से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो देखो इसका जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको अभी। सपोज करो एक ग्राउंड है, ग्राउंड पर एक बॉक्स रखा हुआ है, तो ये बॉक्स अभी हम बोल रहे हैं कि रेस्ट में है, ठीक है। दिस बॉक्स इज इन रेस्ट, रेस्ट में है ये बॉक्स, राइट। तो हमें यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालनी है, हमें नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकालनी है। सपोज करो नॉर्मल फोर्स क्या है हमारा, हमें पता है एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ तो लगेगा, ठीक है, और एक हमें पता है कि एम लगता है नीचे की तरफ, एम, और यहाँ पर कोई भी फोर्सेस नहीं है, तो हमें निकालना है नॉर्मल फोर्स। तो हम एफ नेट इक्वल टू जीरो लगाएंगे, एफ नेट इक्वल टू जीरो, एफ नेट वैक्टर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि बॉक्स हमारा रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन लग जाएगी, ठीक है। अब देखो एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, ठीक है, तो समेशन एक्स जीरो हो जाएगा, समेशन वाई जीरो। अब एफ जेड में फोर्सेस है, ठीक है, एफ जेड यानी कि जो हम इस डायरेक्शन को अगर जेड कैप डायरेक्शन मानते हैं, जेड डायरेक्शन, तो जेड में फोर्सेस हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल फोर्स है वो है पॉजिटिव जेड एक्सिस में, तो एन के कैप, ठीक है, और एम जी फोर्स है नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, माइनस एम जी के कैप, ठीक है। माइनस के कैप डायरेक्शन में है तो वहाँ माइनस साइन आ गया, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जब इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो नॉर्मल फोर्स इक्वल टू एम जी आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि नॉर्मल फोर्स एम जी के इक्वल होता है जब एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस पर रेस्ट में है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देनी है, यानी कि सब कंपोनेंट्स को रिजोल्व करना है, एक्स 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 डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, और वहाँ पर आपने जो भी वैल्यू निकालने को बोला गया होगा वो निकालनी है, ठीक है। अब आते हैं हमारे न्यूटन लॉज, न्यूटन लॉज, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। अब न्यूटन सर के जो फर्स्ट लॉ था वो था हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, ये रेस्ट है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तब तक रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग जाता, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स का लगना बहुत ज़रूरी है अगर हमें उसको रेस्ट से मूव कराना है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना ज़रूरी है, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स जब लगेगा तो रेस्ट से ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर ही रहेगा, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स भी हो सकता है, देखो जैसे रेस्ट में है, अगर इधर से आप 5 न्यूटन लगा दोगे, 5 न्यूटन,
इधर से भी 5 न्यूटन लगा दो, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स है, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा क्योंकि दोनों साइड से अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स का होना या ना होना जरूरी नहीं है, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। अगर सपोज करो इस साइड 10 न्यूटन लगा दिया जाए तो इफेक्टिव फोर्स इस साइड कितना आएगा, 10 - 5, दैट इज 5 न्यूटन। तो ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। नाउ लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, फोर्स ऑन अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp अपॉन dt, ठीक है। और जो इसका स्पेशल केस निकल के आता है जब मास कांस्टेंट है, ठीक है। इफ मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, इफ मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाता है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। P की जगह मास इंटू वेलोसिटी रख देते हैं क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है, आप सबको पता है, P इज इक्वल टू mv, ठीक है। अगर मास कांस्टेंट है, मास डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा और dv अपॉन dt बन जाएगा हमारा एक्सेलरेशन a। तो F इक्वल टू ma लिख दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मास हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं, राइट। और थर्ड लॉ तो आप सबको पता है कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन होता है। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन वाला, ठीक है। एक्शन रिएक्शन लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, राइट। तो ये हो गया हमारे न्यूटन लॉज, और यहाँ पे हमने कुछ फोर्सेस के बारे में पढ़ा। नाउ जो अब इसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है वो है पुली मास सिस्टम, ठीक है। पुली मास सिस्टम, पुली मास सिस्टम, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। पुली मास सिस्टम में क्या होता है, देखो यहाँ पे एक हमारी इस तरह से पुली होती है, ये हमारी पुली है, ठीक है। पुली कुछ भी हो सकता है, लाइक डिस्क हो सकता है, एक रिंग हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर हमने इस तरह से रस्सी बांध दी, यहाँ से ऐसे ये रस्सी है, और एक बॉक्स ये लटका दिया, ठीक है। और एक बॉक्स हमने ये लटका दिया, ठीक है। इट्स दिस मास इज m1 एंड दिस मास इज m2। सपोज करो m1 ग्रेटर देन m2 है, तो ये इस साइड जाएगा मास m1 और ये m2 जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। कॉमन सेंस से भी हमें दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज निकालनी होती है, ठीक है। देखो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है तो टेंशन फोर्स इधर लगेगा, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है तो टेंशन फोर्स इधर लगेगा। ये भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जहाँ पर पुली के कॉन्टेक्ट में आ जाती है रस्सी, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स इधर लगेगा, टेंशन फोर्स, यहाँ पर भी टेंशन फोर्स इधर लगेगा। और एक बात नोट करने वाली है कि पूरी रस्सी में जो पूरी हमारी रोप है, कंप्लीट रोप, उसके अंदर जो टेंशन फोर्स की वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगी, दैट इज टी, राइट। अब देखो यहाँ पर भी एक टेंशन फोर्स लगेगा, देखो यहाँ पर ऐसे, और इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से देखो, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी आए। एक सेकेंड, हाँ यहाँ हम बना देते हैं ऊपर हमारी ये सीलिंग, और ये है रस्सी, हाँ ये इस तरह से, ठीक है, ठीक है। देखो अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इसको माने यहाँ पर, तो एक टेंशन फोर्स इधर लगेगा और एक टेंशन फोर्स इधर लगेगा, लेकिन इसको हमें टी डैश लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये रोप अलग है और ये रोप अलग है, तो टेंशन फोर्स की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, राइट। वहाँ पर ऊपर टी डैश सेम रहेगी, यहाँ भी टी डैश रहेगी, यहाँ भी टी डैश रहेगी, क्योंकि ये वाली जो रोप है ये एक ही रोप है। तो देखो यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज निकालनी होती है। देखो अगर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये विद एक्सेलरेशन, अगर हम इसको ए बोलते हैं, ठीक है। देखो m2g फोर्स लगता है नीचे की तरफ, यहाँ पर भी लगता है m1g, ठीक है। तो यहाँ पर वही से इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं हम इसको सोल्व करने के लिए, तो वहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट होती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है वो आती है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू में g, ठीक है। दिस इज आवर एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो ये आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन निकालने के लिए, अगर आपके पास वैल्यूज गिवन है। सपोज करो m1 गिवन है, m2 गिवन है, और आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सेलरेशन a से ऊपर जाएगा और ये सेम एक्सेलरेशन a से नीचे आएगा। अब देखो एक वैल्यू निकालने के लिए बोलता है टेंशन की वैल्यू। टेंशन की वैल्यू आती है 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे g, ये आ गई टेंशन की वैल्यू। अच्छा अब एक बात देखो, ये जो पुली है, अगर हम इसको सिस्टम, अगर हम इतने पॉइंट्स पर ऑब्जर्व करें सिर्फ, देखो जैसे मैं बताता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जर्वेशन करो आप। देखो जो ये येलो वाला सर्कल है, अब देखो पुली जो है हमारी, ये जो पुली है ये रेस्ट में है, ठीक है।
ये पुली हमारी रेस्ट में है। तो पुली रेस्ट में है तो पुली के ऊपर फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो देखो पुली के ऊपर अगर फोर्सेस अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स होना चाहिए। सारे फोर्सेस देखो ऊपर और नीचे की तरफ है। अगर हम इसको वाई डायरेक्शन बोले तो ऊपर और नीचे की बात करेंगे, ठीक है हम। तो यानी कि ऊपर और नीचे की तरफ सारे फोर्सेस बैलेंस हैं। अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो टोटल अपवर्ड फोर्स कौन सा है पुली के ऊपर, दैट इज टी डैश। तो टी डैश इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है पुली के ऊपर, ये है टी और एक ये वाला टी है। तो टी प्लस टी हो गया, ठीक है। तो टी डैश इक्वल टू टू टी आ गया। अगर आपसे टी डैश की वैल्यू पूछी जाए तो आ जाएगा हमारा 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इनटू में g। यानी कि t को, ये जो t है ये वाला टेंशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर 4 आ गया। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूला है हमारे यहाँ पर पुली मास सिस्टम में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते हैं एग्जाम में, राइट। तो देखो अब एक हमारा आता है यहाँ पर मोशन इन अ लिफ्ट। नाउ नेक्स्ट इज मोशन इन अ लिफ्ट। देखो लिफ्ट का केस होता है, जैसे लिफ्ट है सपोज करो, ये है लिफ्ट और लिफ्ट अभी रेस्ट में है, ठीक है। एक लिफ्ट है रेस्ट में। सेकंड केस क्या बनता है कि जो हमारी लिफ्ट है, लिफ्ट ये अपवर्ड मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ए। थर्ड केस बनता है हमारा जब लिफ्ट नीचे आ रही है विद एक्सेलरेशन ए। सपोज कोई पर्सन है यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरह से अपना पर्सन है, ये एक लिफ्ट के अंदर खड़ा है। तो यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं तो कुछ वैल्यूज निकल के आती हैं, ठीक है। तो वैल्यूज निकल के आती है, हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पर फोर्स mg लगेगा और यहाँ पर नॉर्मल फोर्स n लगेगा। यहाँ पर फोर्स mg लगेगा, यहाँ पर भी नॉर्मल फोर्स n लगेगा। यहाँ पर फोर्स mg लगेगा, यहाँ पर फोर्स n लगेगा, नॉर्मल फोर्स n, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अब ये रेस्ट में है, फर्स्ट केस में रेस्ट में है तो डायरेक्टली नॉर्मल इक्वल टू mg हो जाएगा, n इक्वल टू mg। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर मोशन ऊपर की तरफ है, देखो देखो ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है हमें, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहाँ पे नेट लिख देते हैं, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जब ये लगाएंगे तो नेट फोर्स कैसे लिखा जाएगा, एफ नेट लिखा जाएगा। देखो हमें दिख रहा है कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, पर्सन ऑब्जर्वर है यहाँ पर। पर्सन ऑब्जर्व क्या करेगा कि मेरे ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो नॉर्मल फोर्स को बड़ा होना पड़ेगा। तो n माइनस एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो ये सिंपल सी बात है। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड पर पड़ा है और यहाँ पर एक फोर्स F2 लग रहा है और यहाँ पर एक फोर्स F1 लग रहा है और हम बोल रहे हैं कि ये इधर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन हो रही है इसकी और राइट डायरेक्शन में, ठीक है। जो ये एरो है इस डायरेक्शन में, तो हम क्या बोलेंगे कॉमन सेंस से कि F2 फोर्स पक्का बड़ा होगा इसीलिए वो उस साइड मूव कर रहा है, ठीक है। तो F2 माइनस F1 करेंगे, ये आ गया नेट फोर्स और ये हो गया मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने समझा दिया आपको ये। तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स निकालेंगे तो आ जाएगा एम जी प्लस ए और सिमिलरली यहाँ आ जाएगा एम जी माइनस ए। इस केस में माइनस ए आता है क्योंकि इस केस में हम अज्यूम करते हैं कि एम जी बड़ा है। तो हम इस केस में जब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो लिखेंगे एम जी माइनस एन इक्वल टू एम ए। देखो ये सब कुछ डिटेल में बताया जाता है, काफ़ी अच्छे से बहुत सारे एग्जाम्पल देखे बैच में, लेकिन यहाँ पर जस्ट रिवीजन क्लास है तो यहाँ पर हमें बस रिवाइज करना है फटाफट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये आ गया नॉर्मल फोर्स और ये आ गया यहाँ पर नॉर्मल फोर्स। तो देखो यहाँ पर जो एक्चुअल वेट था पर्सन का एम जी, वही उसको फील हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल इक्वल टू एम जी। देखो जो वेट फील होता है ना किसी भी पर्सन को, वो फील होता है नॉर्मल फोर्स। कि नॉर्मल फोर्स जितना होगा उतना ही वेट फील होगा। और आप सब ने फील करा होगा जब आप लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाते हो, आपको अपना वेट ज़्यादा लगता है। क्यों ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस ए आ गया, देखो जी प्लस ए हो गया, ठीक है। जब लिफ्ट नीचे आती है तो आपको वेट अपना कम क्यों लगता है एकदम से, क्योंकि यहाँ पर जी माइनस ए आ जाता है। तो ये हो गया मोशन इन अ लिफ्ट का केस, राइट। अब देखो यहाँ पर कुछ और डिस्कस करते हैं। मोशन इन अ लिफ्ट हो गया, हमारा पुली मास सिस्टम हो गया। अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या होती है, ठीक है। इम्पल्स, देखो इम्पल्स, इम्पल्स हम कैसे लिखते हैं यहाँ पर, इम्पल्स आई इक्वल टू फोर्स, ठीक है। फोर्स और ये कितने टाइम के लिए फोर्स लगा है यहाँ पर डेल्टा टी, ठीक है।
फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है हमारा इम्पल्स, ठीक है। बस ये आपने ध्यान रखना है कि कोई फोर्स कितने टाइम के लिए लगा, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्पल्स, ठीक है। और यहाँ पर एक और रिलेशन निकल के आता है, इम्पल्स इक्वल टू एफ डेल्टा टी तो होता ही होता है, ठीक है। और ये इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि आई इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये भी लग जाता है, कैसे लगता है ये थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे एफ डेल्टा टी लिखते हो आप यहाँ पर, एफ डेल्टा टी, तो देखो एफ को लिखो मास मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे डेल्टा टी, ठीक है। अब मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और यहाँ पर एक डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, तो एम डेल्टा वी आ गया। एम डेल्टा टी, एम डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो एम इंटू वी फाइनल बन गया पी फाइनल, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी पी फाइनल, और यहाँ पे पी इनिशियल तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी, ठीक है। तो ये इस तरह से फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास इम्पल्स का। बस इम्पल्स में आपको इतना ही ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना। तो ये हो गया हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का एक जस्ट रिवीजन हो गया, ठीक है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बनते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के, राइट। देखो थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स का, फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो किसी दो सरफेसेस की स्लिपिंग अगर उनके बीच में हो रही है तो उसको अपोज करता है, ठीक है। फ्रिक्शन opposes द relative tendency of slipping between two surfaces, ठीक है। फ्रिक्शन opposes slipping slipping between two surfaces, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फ्रिक्शन देखो दो टाइप का होता है अपना, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है अपना यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है रेस्ट पर, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब हमारा ऑब्जेक्ट है मूविंग में, ठीक है, मूव कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट और रिलेटिव मोशन है किसी दो सर्फेसिस के बीच में, तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। देखो जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, फ्रिक्शन फोर्स अगर हम लिखें इसको एफ, ठीक है, तो ये होती है म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स, म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स, राइट। तो जैसे यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लिखते हैं एफ स्टैटिक, एफ स्टैटिक तो ये लिख देते हैं म्यू, म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स, और यहाँ पर एस लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और यहाँ पर अगर एफ काइनेटिक लिखना हो हमें, काइनेटिक, तो ये लिख सकते हैं हम यहाँ पर म्यू के एन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स, राइट। तो ये इस तरह से हमें यहाँ पर वैल्यू निकाल लेनी होती है हमारे फ्रिक्शन फोर्स की। और थोड़ा सा यहाँ पर हमें जज करना होता है कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किस साइड, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर ग्राफ बनाना चाहें हम इस तरह से, इस तरह से ये है हमारा इधर यहाँ पर फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड, और यहाँ पर फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन। देखो यहाँ पर जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है ना, ये सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो हमेशा काइनेटिक से ज़्यादा लगेगी। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो होता है सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। देखो मैं आपको ये बात समझा देता हूँ कैसे। ये जो फोर्स है ये है सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर कैसे। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमने फोर्स लगाया 1 न्यूटन, ठीक है। अभी अभी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 1 न्यूटन। अब अच्छा देखो 2 न्यूटन लगाया आपने, तब भी आप देख पा रहे हो कि बॉक्स नहीं मूव कर रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी 2 न्यूटन हो गया। आपने 3 लगाया तो तब भी मूव नहीं कर रहा, तो 3 हो गया फ्रिक्शन फोर्स। 4 लगाया, यहाँ पर 4 हो गया, अब भी मूव नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन, वो अपने आप को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स, राइट। यानी कि अप्लाइड फोर्स जैसे जैसे बढ़ेगा ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, बिल्कुल अप्लाइड फोर्स के साथ साथ। तो यहाँ से इस तरह से हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ पाएगा। जैसे सपोज करो आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन हो गया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, और सपोज करो 10 न्यूटन उसकी फाइनल लिमिट थी। तो जैसे ही आपने यहाँ पर 10.5 न्यूटन फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर गया, ठीक है। देखो जो फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट को चलाना होता है ना, वो होता है मुश्किल,
लेकिन एक बार जब ऑब्जेक्ट चल जाता है तो वहाँ पर कम फोर्स से भी काम चल जाता है, ठीक है। तो जैसे ही काइनेटिक में चेंज होगा हमारा फ्रिक्शन, देखो जैसे ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर गया अब, ठीक है। अप्लाइड फोर्स तो है 10.5, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाएगा जो है 10 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स अब 10 न्यूटन ही लगेगा पीछे की तरफ, ठीक है। ऊपर वाला फोर्स आप जितना मर्जी बढ़ा दो, इसको चाहे 10 कर दो, 11 कर दो, 20 कर दो, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स अब 10 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब काइनेटिक में चेंज होता है तो थोड़ा सा यहाँ पर डाउन आके इस तरह से कांस्टेंट हो जाता है फ्रिक्शन, ठीक है। बस थोड़ा सा डाउन दिखता है हमें यहाँ पर, क्यों दिखता है? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, राइट। देखो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ये रिलेशन आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे सपोज करो कोई इंक्लाइंड प्लेन है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर हमने रख दिया एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जैसे ये एंगल थीटा है, हम देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो हम क्या मानेंगे कि देखो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगता है। देखो जैसे mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ यहाँ पर, mg, और mg का कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में निकालते हैं तो क्या निकालते हैं यहाँ पर, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में होता है mg कोस थीटा। ये रिजोल्व करना सबको आता होगा मेरे ख्याल, ठीक है। ये एंगल थीटा आ जाता है ज्योमेट्री से। तो देखो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी किधर आने की है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नीचे आना चाहता है हमारा बॉक्स, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट नीचे आना चाह रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स हमारा ऐसे लगेगा, तो अभी फ्रिक्शन रोक रहा है इसको नीचे आने से, ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आ पा रहा, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं अगर हम इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थोड़ा सा बढ़ा दें, हमने ये एंगल कर दिया ये थीटा, तो ऑब्जेक्ट हमारा अब नीचे आना शुरू कर देगा, ठीक है। आप सब ये करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट। अगर सपोज करो एंगल बहुत कम है इस तरह से, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आराम से पड़ा है, ऑब्जेक्ट नीचे ही नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो जैसे हम धीरे धीरे एंगल इस तरह से इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे एंगल इंक्रीज कर रहे हैं, तो कौन सा एंगल है जिस पे हमारा ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू करता है, ठीक है। देखो कोई एंगल होगा, सपोज करो उसको हम बीटा बोल देते हैं। अगर बीटा से एंगल हमारा बड़ा हो गया, ठीक है, अगर हमारा थीटा हमने बीटा से बड़ा कर दिया तो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्लाइड कर जाएगा। लेकिन अगर हमारा थीटा लेस देन और इक्वल टू बीटा होगा तो ऑब्जेक्ट डज नॉट स्लाइड, डज नॉट स्लाइड, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर। अब हमें बीटा निकालना है कि बीटा कौन सा एंगल है जहाँ तक हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये जब कैलकुलेशन करते हैं तो बीटा आता है, बीटा इक्वल टू 10 इनवर्स, और यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, 10 इनवर्स म्यू एस। तो ये बात आपको याद रखनी है कि बीटा 10 इनवर्स म्यू एस वो एंगल है जहाँ पर हमारा काम चल जाएगा, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। अगर इससे थोड़ा सा भी एंगल ज़्यादा कर दिया आपने तो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर है, इसकी लिमिट में है एंगल, जैसे बीटा के इक्वल है, बीटा से छोटा है, तो ऑब्जेक्ट हमारा स्लाइड नहीं करेगा। तो ये कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स का थोड़ा ध्यान रखना है डायरेक्शन का, ठीक है। जैसे एक दो प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पे, केस आ जाता है, जैसे इस तरह से वॉल है, ये वॉल है हमारी, एक बॉक्स है इस तरह से, और बॉक्स को वॉल के साथ हमने चिपका के रखा हुआ है। कैसे? इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं ताकि बॉक्स नीचे ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होती है, देखो आपने हमेशा टेंडेंसी देखनी है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ जाना चाहता है। देखो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर mg फोर्स ऐसे लगेगा नीचे की तरफ, तो ऑब्जेक्ट हमारा नीचे जाना चाहेगा। अगर ऑब्जेक्ट नीचे जाना चाहता है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और अगर ये रेस्ट पर है हमारा ऑब्जेक्ट, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपने mg के इक्वल करा देनी है यहाँ पर, ठीक है। और देखो जब भी सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं तो नॉर्मल फोर्स लगता है यहाँ पर, तो यहाँ से इस तरह से नॉर्मल फोर्स लगेगा। और ये जो F अप्लाइड है एफ ए, और एफ ए की वैल्यू इक्वल करा देनी है नॉर्मल फोर्स एन से, ठीक है, नॉर्मल फोर्स एन से इक्वल करा देनी है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस आ गई हमारी दोनों, और आपने क्वेश्चन सोल्व कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो बस ये इस तरह से आपको यहाँ पर वैल्यूज फाइंड आउट करनी रहेंगी अलग अलग तरह की। जैसे फ्रिक्शन फोर्स को फिर आप लिखेंगे म्यू टाइम्स एन, म्यू टाइम एन लिखेंगे, तो यहाँ से बस इस तरह से आप सोल्व कर पाएंगे अपना। अच्छा देखो इसमें मैं आपको थोड़ा एक पॉइंट बताता हूँ स्टैटिक, जो आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। देखो जैसे ये वाला एग्जांपल था, इसी का एक केस डिस्कस करते हैं, राइट। देखो जैसे इस तरह से, ये मैं दोबारा बनाता हूँ यहाँ पर फिगर। देखो ये रहा हमारा, ये रही हमारी वॉल, ठीक है, और ये रहा हमारा इस तरह से बॉक्स, ये बॉक्स है हमारा, ये इस तरह से हमने वॉल के साथ लगा कर रख दिया। इधर से फोर्स F लगा रहे हैं ताकि बॉक्स चिपका रहे अपना, ठीक है।
और बॉक्स का जो वेट है वो है 1 kg, ठीक है। और देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो एफ गिवन है हमें, ये वाला एफ गिवन है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं हम जिस साइड एरो है उस साइड, ठीक है। और हमें गिवन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये गिवन है हमें 0.6, ये गिवन है, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है। और ये ऑब्जेक्ट हमें गिवन है रेस्ट पर है। तो देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। देखो एक तो लगेगा हमारा नॉर्मल फोर्स ऐसे, एक लगेगा हमारा mg फोर्स ऐसे, और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन आपको बता दी मैंने कि इस केस में लगेगी ऊपर। अब आप फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, जैसे म्यू टाइम्स एन कर देंगे, तो आप निकाल लोगे यहाँ म्यू टाइम्स एन करके वैल्यू, म्यू इज 0.6, राइट। और एन इज अ नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो इस डायरेक्शन में फोर्स इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में फोर्स है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। तो इस दिस इम्प्लाइज जो अप्लाइड फोर्स है एफ इक्वल टू नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, और यहाँ से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20 न्यूटन, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो 20 न्यूटन फोर्स आ गया, तो यहाँ पर 20 रखेंगे हम, तो यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 12। तो बट ऑप्शन में आपको 12 भी मिलेगा और आप इसको टिक करके आ जाएंगे, लेकिन ये आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है ये बता देता हूँ आपको। देखो आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन हर डायरेक्शन में लगानी है, पहली बात। देखो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाई थी, ये आ गया नॉर्मल इक्वल टू 20 न्यूटन। वर्टिकल डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओ। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्सेज है, देखो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स करेंगे। अपवर्ड कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। और डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, mg। फ्रिक्शन फोर्स mg के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से mg के इक्वल निकालेंगे हम, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, दैट इज 10 न्यूटन, ठीक है। देखो अब यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स निकल रहा है हमारा 10 न्यूटन, और इस फॉर्मूला से निकल रहा है हमारा 12 न्यूटन। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो हमें पता है कि रेस्ट में जब भी ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पर लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फ्रिक्शन की। यानी कि फ्रिक्शन मैक्सिमम 12 हो सकता है, 12 से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन 12 फ्रिक्शन की हमें नीड ही नहीं है, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो है 10 न्यूटन। तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट करेगा 10 न्यूटन पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 10 न्यूटन, ठीक है। ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तब आपने फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाकर, ठीक है। आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। और जब भी ऑब्जेक्ट मूविंग है तब आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू यूज़ होगी फ्रिक्शन की, ठीक है। तब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं एफ इक्वल टू म्यू टाइम्स एन, ठीक है। बस आपने पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पर फ्रिक्शन थोड़ा डिस्कस कर लिया हमने, और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इतना आप रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, राइट। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। वैसे हम ये सब रिवाइज कर रहे हैं अच्छे से, सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ रिवाइज कर लेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से भी रिवीजन करिए। आपने जो नोट्स बना रखे होंगे, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है उनको आप ज्वाइन कीजिएगा, और अपने डाउट्स वगैरह जो भी आपके वो पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।